नमस्कार दोस्तों, आज से हम शुरुआत कर रहे हैं ल्यूसेंट ऑब्जेक्टिव जीके बुक का चैप्टर वाइज एमसीक्यू सॉल्व डिस्कशन। ठीक है, इसमें जो हम भारतीय इतिहास का चैप्टर 1 देखेंगे सामान्य परिचय से जितने भी प्रश्न बने हैं इन सभी को हम सॉल्व करेंगे। देखो, इसमें हम एक्स्ट्रा फैक्ट कुछ ज़्यादा नहीं डिस्कस करेंगे, बस जो बुक में आपके दिए गए हैं प्रश्न और उनके विकल्प में जो सही विकल्प है उसको ही सॉल्व करेंगे। पूरी बुक को हम टॉपिक वाइज करेंगे। ठीक है, पहला प्रश्न है इतिहास के तहत अध्ययन किया जाता है, यानी कि जो इतिहास है इसके तहत किसका अध्ययन किया जाता है ये आपको बताना है। तो देखिए, इतिहास के तहत अध्ययन किया जाता है अतीत का, यानी कि करेक्ट आंसर जो है इस प्रश्न का ऑप्शन ए हो जाएगा। किसका अध्ययन किया जाता है? तो इतिहास के तहत अतीत का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न है प्रथम यूनानी इतिहासकार कौन था? तो देखिए, जो प्रथम यूनानी इतिहासकार है ये कौन था? हेरोडोटस। करेक्ट आंसर आपका इस प्रश्न का ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने स्पष्टतया कहा कि इतिहास के समस्त निष्कर्ष युक्त संगत साक्ष्यों पर आधारित होते हैं? देखिए, आपको ये बताना है कि निम्नलिखित में से किसने स्पष्टतया ये कहा कि इतिहास के जो समस्त निष्कर्ष हैं वो युक्त संगत साक्ष्यों पर आधारित होते हैं। तो ये कहा है थ्यूसिडाइसिस थे। ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द हिस्ट्रीज, एक बुक है द हिस्ट्रीज, इसके रचनाकार कौन है? तो इसके जो रचनाकार हैं हेरोडोटस हैं। करेक्ट आंसर जो है आपका ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का। ठीक है, अगला प्रश्न है इतिहास के पिता यानी कि द फादर ऑफ हिस्ट्री की पदवी सही अर्थों में निम्न में से किससे संबंधित है? यहाँ पर आपको ये बताना है कि जो द फादर ऑफ हिस्ट्री है किससे कहा जाता है? तो ये कहते हैं हेरोडोटस को। हेरोडोटस जो है इनको द फादर ऑफ हिस्ट्री के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है इतिहास अपने को दोहराता है, ये किसका कथन है? इतिहास अपने को दोहराता है, ये कथन है हीगल का। करेक्ट आंसर इस प्रश्न का ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, छठा प्रश्न जो है इतिहास अपने को दोहराता है, ये हीगल के द्वारा कहा गया है। हम इतिहास से यही सीखते हैं कि आदमी इतिहास से कभी कुछ नहीं सीखता, ये कथन किसका है? क्वेश्चन नंबर 7 है हम इतिहास से यही सीखते हैं कि आदमी इतिहास से कभी कुछ नहीं सीखता। तो देखिए, ये कथन किसका है? हीगल का है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है किसका कथन है समस्त इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है, यानी कि क्लास कॉन्फ्लिक्ट का इतिहास है। ये कथन किसके द्वारा कहा गया है? तो ये कथन जो है कार्ल मार्क्स ने कहा है। करेक्ट आंसर इस प्रश्न का ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक इतिहास के विषय में मार्क्स के दृष्टिकोण का संक्षिप्त वर्णन करता है? प्रश्न नंबर 9 है निम्नलिखित में से कौन सा एक इतिहास के विषय में मार्क्स के दृष्टिकोण का संक्षिप्त वर्णन करता है? तो ये देखिए, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इतिहास शोषक और शोषित वर्गों के बीच संघर्ष का सिलसिला है। ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने दंडात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? क्वेश्चन नंबर 10 है निम्नलिखित में से किसने दंडात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? तो देखिए, जो दंडात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन है ये मार्क्स के द्वारा किया गया है। करेक्ट आंसर आपका इस प्रश्न का ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष की प्रक्रिया को निम्नलिखित में से किस सिद्धांत की मदद से समझाया है? देखो, कार्ल मार्क्स जो है इन्होंने वर्ग संघर्ष की जो प्रक्रिया है किस सिद्धांत के माध्यम से समझाया है? तो दंडात्मक भौतिकवाद के माध्यम से समझाया है। इस प्रश्न का आपका जो सही जवाब है ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इतिहास विगत की राजनीति है, यह कथन किसका है? तो देखिए, इतिहास विगत की राजनीति है, यह कथन जो है सीले का है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न का। क्वेश्चन नंबर 13 है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर चुनिए। तो देखिए, इसमें जो सूची 1 है इसमें लेखक दिए गए हैं और सूची 2 में इतिहास की परिभाषा। तो इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। देखिए, जो ओकसॉट हैं इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने कहा है ये सच है कि इतिहास में अतीत वर्तमान के साथ बदलता है, यानी कि ये जो है ये 3 से मैच करता है। ठीक है, और देखिए जो ट्रेवेलियन है, ट्रेवेलियन ने क्या कहा है? ट्रेवेलियन ने कहा है कि इतिहास का महत्व वैज्ञानिक नहीं है, यानी कि 2-4 के साथ मैच करता है। और ये जो है कॉलिंगवुड, इन्होंने क्या कहा है?
कॉलिंगवुड ने कहा है कि संपूर्ण इतिहास विचारों का इतिहास, यानी कि सी जो है 1 के साथ मैच करता है। ब्यूरी ने क्या कहा है? ब्यूरी ने कहा इतिहास स्वतः मात्र एक विज्ञान है, इससे कम नहीं और इससे अधिक नहीं, यानी कि जो डी है ये 2 के साथ मैच करता है। देखिए इसमें जो है डी 2 के साथ मैच कहाँ करता है? ऑप्शन डी और ए में करता है, यानी कि बी और सी वैसे भी कट जाएंगे। और देखिए ए जो है किसके साथ मैच करता है? ए 4 के साथ, सॉरी ए जो है 3 के साथ मैच करता है। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। किस इतिहास दर्शन शास्त्री ने कहा था समस्त इतिहास समकालीन इतिहास है? तो देखिए ये जो है किस इतिहास दर्शन शास्त्री ने कहा था कि समस्त इतिहास समकालीन इतिहास है? ये कहा गया है बेनेडिटो पोची के द्वारा, यानी कि आपका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न का। इतिहास वर्तमान एवं अतीत के बीच अंतहीन वार्ता है, ये किसने कहा है? क्वेश्चन नंबर 15 है, इतिहास वर्तमान एवं अतीत के बीच अंतहीन वार्ता है, ये किसने कहा है? ये कहा है E.H. कार ने। करेक्ट आंसर जो है आपका इस प्रश्न का ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, तिथियों के साथ प्रयुक्त होने वाला BC किसका संक्षिप्ताक्षर है? तो देखिए जो हमने कभी इतिहास पढ़ा होगा तो BC AD ये आता है ना लिख के, तो BC का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, यानी कि ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की जो घटनाएं हैं उनको BC, जन्म के पूर्व की जो घटनाएं हैं उनको BC करके इंडिकेट करते हैं। करेक्ट आंसर आपका इस प्रश्न का ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिथियों के साथ प्रयुक्त होने वाले AD का पूर्ण रूप होता है? 17 नंबर क्वेश्चन है कि तिथियों के साथ प्रयुक्त होने वाला AD का पूर्ण रूप क्या है? तो ये है एनो डोमिनी, यानी कि करेक्ट आंसर आपका इस प्रश्न का ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 है, वर्ष 50 ईसा पूर्व। देखो वर्ष 50 ईसा पूर्व जो है ये वर्ष 150 ईसा पूर्व के बाद आता है। ठीक है, करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। वर्ष 1015 किस शताब्दी में आता है? तो देखो जो वर्ष 1015 है ये 11वीं शताब्दी में आता है। ठीक, करेक्ट आंसर इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर इस प्रश्न का होगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर चुनिए। तो इसमें सूची 1 में संवत्सर दिया गया है, सूची 2 में जो है किस तिथि से गणना है ये दी गई है। ठीक, तो इसमें देखिए जो ए है विक्रम संवत्सर, ये किससे मैच करेगा? A4 से मैच करेगा। विक्रम संवत्सर का मतलब है 58 ईसा पूर्व। बी जो शक संवत्सर है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है 78 ईसा 78 ईस्वी, मतलब गुप्त संवत्सर का मतलब क्या है? जो 2 है 2C से मैच करता है। और डी जो है ये 1 से मैच करता है। कली संवत्सर का मतलब है 3102 ईसा पूर्व। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्रम संवत प्रारंभ हुआ, यानी कि विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ है? तो ये 58 ईसा पूर्व प्रारंभ हुआ है। करेक्ट आंसर आपका इस प्रश्न का ऑप्शन ए हो जाएगा। शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईस्वी में हुआ था? क्वेश्चन नंबर 22 है कि शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईस्वी में हुआ था? तो ये देखिए कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? तो देखिए जो भारत का राष्ट्रीय पंचांग है ये शक संवत पर आधारित है। करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त संवत को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो देखिए जो गुप्त संवत है इसको प्रारंभ करने का श्रेय दिया जाता है चंद्रगुप्त प्रथम को। करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया था? चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए हो जाएगा, अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में इसका प्रारंभ किया था। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए कूट से सही उत्तर चुनिए। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो इसमें पहला जो कथन है विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व से आरंभ हुआ। ठीक है, ये तो सही है। ठीक,
शक संवत सन 78 से आरंभ हुआ, ये भी सही। गुप्त संवत 319 से आरंभ हुआ, ये भी सही है। भारत में मुसलमान शासन का युग 1192 ईस्वी, ये गलत है, ठीक है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी है। 1, 2 व 3 जो विकल्प हैं आपके सही हैं, ठीक है। हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में हर्ष संवत की स्थापना किस उपलक्ष्य में की थी? तो देखिए हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में हर्ष संवत की जो स्थापना है ये की थी अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में। ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वो कौन सा संवत है जो कलचुरियों द्वारा प्रयुक्त किए जाने के कारण कल्चर संवत भी कहलाता है? निम्नलिखित में से वो कौन सा संवत है जो कलचुरियों द्वारा प्रयुक्त किए जाने के कारण कल्चुरी संवत भी कहलाता है? तो ये है त्रिकूटक संवत। ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चालुक्य विक्रम संवत का प्रचलन किसने किया? तो देखिए चालुक्य विक्रम संवत जो है इसका प्रचलन विक्रमादित्य पंचम में, अब विक्रमादित्य छठ ने किया। करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे एक नए संवत चलाने का यश प्राप्त है? तो देखिए एक नया जो संवत है ये चलाया है लक्ष्मण सेन ने। करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा इसका। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष दिसंबर 2009 में शक संवत का वर्ष होगा? तो देखिए दिसंबर 2009 में जो शक संवत का वर्ष होगा ये होगा 1931। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विक्रम संवत 2070 को ईसवी संवत में रूपांतरित करने पर मान क्या होगा? तो देखिए विक्रम संवत जो 2070 है ये ईसवी संवत में रूपांतरित करने का जो वर्ष है ये होगा आपका 2013। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्रम एवं शक संवत के आरंभ के बीच कितने वर्षों का अंतर है? तो देखिए विक्रम एवं शक संवत के आरंभ के बीच जो वर्षों का अंतर है ये है आपका 135। करेक्ट आंसर इस प्रश्न का 135 है, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। विक्रम एवं शक संवत के आरंभ के बीच जो अंतर 135 वर्षों का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुलकेशिन प्रथम का बादामी शिलालेख शक वर्ष 465 का दिनांकित है। यदि इसे विक्रम संवत में दिनांकित करना हो तो वर्ष क्या होगा ये आपको बताना है। तो देखिए पुलकेशिन प्रथम का बादामी शिलालेख जो है शक वर्ष 465 का दिनांकित है। यदि इसे विक्रम संवत में दिनांकित करना हो तो ये जो वर्ष है आपका ये हो जाएगा 600, यानी कि करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार के कैलेंडर में विक्रम संवत 2063 लिखा हुआ है तो साके यानी कि शक संवत क्या होगा? देखो जो राजस्थान सरकार के कैलेंडर में विक्रम संवत 2063 लिखा हुआ है तो शक संवत जो है आपका ये कितना होगा 1928 साके, यानी कि ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरातत्व में स्तर विन्यास पद्धति यानी कि स्ट्रेटिग्राफी निम्नलिखित में से किसको समझाने के लिए प्रयुक्त की जाती है? तो ये जो है किसी संस्कृत के विस्तार की सीमा को समझाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन 14 तिथि निर्धारण पद्धति का विकास किसने किया? देखो कार्बन 14 यानी कि जिसमें जीवाश्म का अध्ययन किया जाता है, जीवाश्मों की जो डेटिंग है वो निर्धारित की जाती है, तो इसका विकास किसके द्वारा किया गया है? बिलर्ड लिब्बी के द्वारा, यानी कि आपका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। कास्ट, अस्थि और शंख के पुरातत्वीय नमूनों का काल निर्धारण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अपनाया जाता है? 38 है, कास्ट, अस्थि और शंख के पुरातत्वीय नमूनों का काल निर्धारण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अपनाया जाता है? तो ये कार्बन 14 अपनाया जाता है। करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कार्बन डेटिंग निम्न की आयु का निर्धारण करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, यानी कि कार्बन डेटिंग जो है किसकी आयु को निर्धारित करने के लिए प्रयोग होता है? तो जो जीवाश्म है ना इनकी आयु का निर्धारण कार्बन डेटिंग के माध्यम से किया जाता है। करेक्ट आंसर इस प्रश्न का ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राग इतिहास का अंत एवं इतिहास का आरंभ तब माना जाता है जब, यानी कि प्राग इतिहास का अंत कब माना जाता है? तो देखिए प्राग ऐतिहासिक का अंत माना जाता है जब मानव ने लिखना सीख लिया, यानी कि करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जब से मानव ने लिखना सीख लिया तब
जो है इतिहास का आरंभ माना जाता है। नेक्स्ट, भारत के संदर्भ में ऐतिहासिक काल का आरंभ कब से माना जाता है? तो देखिए, ऐतिहासिक काल का आरंभ जो है 600 ईसा पूर्व से माना जाता है, यानी कि करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। देखो, एक होता है आपका प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल वो काल होता है जिस काल में मानव ना तो लिख सकता है ना पढ़ सकता है, यानी कि जिस काल के बारे में हमें कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं मिलते हैं वो होता है प्रागैतिहासिक काल। दूसरा होता है आधुऐतिहासिक काल। ये कौन सा होता है? इसमें हमें लिखित जानकारी जो मिलती है वो हम पढ़ नहीं सकते, वो कहलाता है आधुऐतिहासिक काल। और जो तीसरा होता है वो होता है ऐतिहासिक काल। इसमें हम लिखित साक्ष्य जो मिलते हैं उनको पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, ये 3 पीरियड है हिस्टोरिक: ऐतिहासिक, प्रागैतिहासिक, आधुऐतिहासिक। ठीक, सिंधु सभ्यता को ऐतिहासिक सभ्यता कहा जाता है क्योंकि इसमें यह प्रमाण मिलता है। देखो, सिंधु सभ्यता को आदि ऐतिहासिक काल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें जो लिखित सामग्री मिली है उसको पढ़ा नहीं जा सका है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ई आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग यानी कि नेशनल कैलेंडर का वन चैत्र ग्रेगोरियन कैलेंडर की निम्नलिखित तिथियों में से किस एक के तथा अनुरूप है? तो देखिए, ये है 22 मार्च या फिर 21 मार्च, 22 अथवा 21 मार्च। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस प्रश्न का। नेक्स्ट, किसने इतिहास को प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक 3 भागों में बांटकर देखने का रिवाज चलाया है? तो देखो, इतिहास जो है ये प्राचीन और मध्यकालीन और आधुनिक ये 3 भागों में बांटा है सिलेरियस ने। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न का। ठीक है, निम्नलिखित में से किसने गुप्त संवत के प्रारंभ के निर्धारण के संबंध में महत्वपूर्ण सूचना दी है? तो ये अल-बरूनी है। अल-बरूनी ने गुप्त संवत के प्रारंभ के निर्धारण के संबंध में महत्वपूर्ण सूचना दी है। करेक्ट आंसर इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो देखिए, ये रही मेरी आज की क्लास। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस। हैव अ नाइस डे। सो सून विद द नेक्स्ट वीडियो।